आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। मुल्क भर के 45 मकामात पर रोजगार मेला। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 61,000 नौजवानों में तकसीम किए तकरूरी खुतबे। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने रांची का किया दौरा। ट्राइबल डायलॉग प्रोग्राम में की शिरकत। कबायली कम्युनिटी की तरक्की पर दिया जोर। दिल्ली पुलिस ने बैन रियासती गाड़ी चोरी गैंग का किया पर्दाफाश। 2 अफराद गिरफ्तार, 11 चोरी शुदा गाड़ियां बरामद। अमन मुज़ाकरात से काबिल यूक्रेन के शहरों पर रूसी हमले, 1 शख्स हलाक, 2 दर्जन अफराद जख्मी, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। अफगानिस्तान को लेकर ट्रंप के बयान पर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर बरहम। ट्रंप से माफी मांगने का किया मुतालबा। और खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर के 45 मकामात पर मुनक़्क़िदा रोज़गार मेलों से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां नौजवानों की सबसे बड़ी आबादी मौजूद है और हुकूमत इन नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है। वज़ीर आज़म के दफ्तर के मुताबिक रोज़गार मेला हुकूमत की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत रोज़गार की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है और अब तक 11 लाख से ज़्यादा तकर्रुरी नामे जारी किए जा चुके हैं। देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़ा है। इसका उद्देश्य देश में जीवन और कारोबार दोनों को आसान बनाने का है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स का सभी को फायदा हुआ है। इससे हमारे युवा एंटरप्रेन्योर्स को लाभ हो रहा है, हमारे एमएसएमईज को फायदा हो रहा है। हाल में देश ने ऐतिहासिक लेबर रिफॉर्म्स लागू किए हैं। इससे श्रमिकों, कर्मचारियों और बिजनेस सबको फायदा होगा। नए लेबर कोड्स ने श्रमिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा और सशक्त किया है। साथियों, आज जब रिफॉर्म एक्सप्रेस की चर्चा हर तरफ हो रही है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ में एक तकरीब से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इख्तिदार में आने से पहले इन जमातों ने उत्तर प्रदेश को एक बीमारू रियासत बनाकर रख दिया था। अमित शाह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश जैसे कभी मजदूर फराहम करने वाली रियासत के तौर पर जाना जाता था, आज मुल्क की तरक्की का इंजन बन चुका है। इनके मुताबिक अब रियासत के हर ज़िले में रोज़गार के मौक़े पैदा हो रहे हैं और नौजवानों को मुलाजमत के लिए दूसरी रियासतों का रुख नहीं करना पड़ेगा। एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था। आज भारत की इकोनॉमी का फोर्थ स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस, सपा, बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% रहा और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है।
मैं आज निसंकोच कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आज भारत का फूड बास्केट बन चुका है। गन्ने में 1 नंबर पर, इथेनॉल में 1 नंबर पर। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने आज रांची के एक मकामी बैंक्वेट हॉल में मुनक्किदा ट्राइबल डायलॉग प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम में मुख्तलिफ कबायली रहनुमाओं, सामाजिक कारकुन, मकामी अफराद ने शिरकत की। मोहन भागवत ने खिताब करते हुए कहा कि कबायली कम्युनिटी की तरक्की, तालीम और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने समाजी हम आहंगी, इक़्तिसादी तरक्की और नौजवानों को मौक़े फराहम करने पर जोर दिया। इस मौके पर शुरका ने कबायली मसाइल पर खुलकर बातचीत की और माशरती तरक्की के लिए तजावीज़ पेश की। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। इस बार मामला हिंदुस्तान की टेक्सटाइल सनत से जुड़ा है, जिसे राहुल गांधी के मुताबिक आलमी हालात और अमरीकी टैरिफ ने शदीद बहरान से दो चार कर दिया। हरियाणा की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के दौरे के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि मुल्क में 4.5 करोड़ से ज़ायद मुलाजिमतें ख़तरे में हैं और इसकी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पर आयद होती है। पेशे की रिपोर्ट। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हरियाणा में वाक़े एक टेक्सटाइल फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने फैक्ट्री इंतज़ामिया और मज़दूरों से मुलाकात की। इस दौरे की वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की है, जिसमें वो हिंदुस्तानी टेक्सटाइल सनत को दरपेश मसाइल की निशानदेही करते नजर आते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अमरीकी 50% टैरिफ और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल ने हिंदुस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उनके मुताबिक इसके नतीजे में मुलाजिमतों का खात्मा हो रहा है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और बरामदी ऑर्डर्स में मुसलसल कमी आ रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म को हदफ़ तनकीद बनाते हुए कहा कि न तो हुकूमत ने अब तक कोई रिलीफ दिया है और न ही अमरीकी टैरिफ के मामले में कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है। हालांकि लाखों कारोबार और करोड़ों रोज़गार इस फैसले से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल सनत हिंदुस्तान में रोज़गार फराहम करने वाला दूसरा सबसे बड़ा शोबा है। उनके मुताबिक हिंदुस्तानी कपड़े और दर्जियों की कारीगरी दुनिया भर में पसंद की जाती है, लेकिन मौजूदा हालात में ये शोबा शदीद दबाव का शिकार है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अमरीकी टैरिफ, यूरोप में गिरती हुई कीमतें और बांग्लादेश व चीन से सख्त मुकाबला हिंदुस्तानी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए एक साथ कई मुहाज खोल चुके हैं। इसका बराह रास्त असर मजदूरों, यूनिट्स और मजमूई पैदावार पर पड़ रहा है। आखिर में राहुल गांधी ने मुतालबा किया कि हिंदुस्तान को अमरीका के साथ ऐसा तिजारती मुआहिदा करना चाहिए जिसमें हिंदुस्तानी कारोबारों और मेहनतकशों को अव्वलीन तरजीह दी जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से अपील की कि वो इस मामले पर फौरी तवज्जो दे ताकि मईशत और रोज़गार को मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर इंतखाबी अमल को लेकर संगीन सवालात उठ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सदर और साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने रियासत में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नज़रसानी पर सख्त एतराज़ किया। अखिलेश यादव ने इस अमल में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाते हुए इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर भी सवाल खड़े किए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया कि वोटर लिस्ट की यह नज़रसानी अपोजिशन को कमज़ोर करने का एक हथियार बन चुकी है और इसके ज़रिए साजिशें की जा रही है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए बहुत सिंपल तरीका है वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए आधार से जोड़ दिया जाए। जब इलेक्शन कमीशन और सरकार पकड़ी जा रही है बार बार, और सरकार के लोग बार बार क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं और बीजेपी के लोग कह रहे हैं हम वोट कटवा देंगे, आपके 4 करोड़ हमारे वोट कट गए, हम 20,000 बढ़वा देंगे, हर बूथ पे इतने वोट बढ़ा लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन क्या बचा? अगर बीजेपी ये कहे कि हर बूथ पे हम 200 वोट बढ़ा लेंगे, तो बीजेपी क्या बचा इलेक्शन? तमिलनाडु के जिला पेरम्बलूर में एक सनसनीखेज वाकया पेश आया। चेन्नई त्रिची कौमी शाहराह पर थिरुमंद मदुराई टोल प्लाजा के करीब एक पुलिस स्क्वाड गाड़ी पर नामालूम अफराद ने देसी बम फेंके। यह हमला पुलिस की हिरासत में लिए जा रहे एक बदनाम मुजरिम को निशाना बनाने की कोशिश बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक इस हमले में 3 पुलिस अहलकार जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर
पेरम्बलूर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। हुक्काम का कहना है कि तमाम जख्मियों को मामूली चोटें आई और उनकी हालत मुस्तहकम है। चीफ जस्टिस जस्टिस कांत ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आम शहरी के लिए इंसाफ का पहला और अक्सर फैसला कुन दरवाज़ा हाई कोर्ट ही होती है। उनके मुताबिक अगर किसी किसान की ज़मीन जब्त की जा रही हो या किसी तालिब इल्म को गलत तौर पर दाखिला न दिया गया हो तो ऐसे मामलात में पहली समाअत पर हाई कोर्ट की मदाखलत ही वो वाहिद मौका होती है जहां शहरी को हकीकी इंसाफ का एहसास होता है। It is my proud privilege and profound pleasure to deliver this memorial lecture in honor of Shri Fali Sahib Nariman, whose life and career unfolded as a living chronicle of the Indian Constitution. His practice उत्तराखंड के ज़्यादातर इलाकों में शदीद बर्फबारी के बाद रियासती महकमा बराए डिजास्टर मैनेजमेंट ने बताया कि कई अजला में शदीद बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इस दौरान मुतादिद इलाकों में सड़कों पर खलल पैदा हुआ, लेकिन अब ये सड़कें तकरीबन तमाम जगहों पर बहाल कर दी गई हैं। महकमे ने सयाहों के लिए मशवरा जारी किया है कि वो बर्फानी इलाकों का सफ़र करते वक्त एहतियात करें और मौजूदा हालात के मुताबिक अपनी मनसूबाबंदी करें। देखिए, उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में बर्फबारी और बरसात हुई है। अगर बर्फबारी की बात करें हम तो देहरादून में मसूरी और चक्राता का एरिया, उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हरसिल का एरिया, टिहरी में नई टिहरी और धनोल्टी का एरिया, बाकी लगभग पूरे प्रदेश में अच्छी खासी बरसात मिली है देखने को। यह बरसात किसी अमृत से कम नहीं है, कृषि फसलों के लिए बहुत उपयोगी है और जो पानी के स्रोत हमारे सूख रहे थे उससे भी लाभ मिलेगा हमको। पानी वाटर पंजाब के फतेहगढ़ साहब में रिपब्लिक डे से कबल रेलवे ट्रैक पर छोटा धमाका हुआ। यह हादसे में लोको पायलट जख्मी हो गया है। ये धमाका ज़िला फतेहगढ़ साहब के करीब सरहिंद स्टेशन के नज़दीक रेलवे ट्रैक पर हुआ, जिसमें ट्रेन के लोको पायलट की मामूली चोट आई और इंजन को भी नुकसान पहुंचा। रेपार रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस नानक सिंह ने ये बात बताई। 9 9:30 बजे 10 बजे गेट ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਟਾਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਬਾਜ ਆਈ ਹੈ। 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ, ਮਤਲਬ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਸ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਟਰ ਏਜੰਸੀ ਕੋਆਰਡੀनेशन भी साड़ी चल रही है। बाकी एजेंसी दिल्ली पुलिस ने एक बैन रियासती गाड़ी चोरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 11 चोरी शुदा गाड़ियाँ बरामद की गईं, जिनमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से चोरी की गई 10 महंगी SUVs भी शामिल हैं। पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि गैंग महंगी गाड़ियाँ चोरी करने, उसके चेसिस नंबर्स में छेड़छाड़ करने और दीगर मामलों में मुलविस था। अफसर के मुताबिक इस मामले का इंकशाफ गुज़श्ता साल 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी शब जामिया नगर इलाके से एक SUV की चोरी के बाद हुआ। तफ्तीश के दौरान पुलिस को उत्तर प्रदेश, मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के दीगर इलाकों में चोरी शुदा गाड़ियों के खरीदारों के बारे में खुफिया मालूमात हासिल हुई। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस के AATS स्क्वाड, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने इंस्पेक्टर अजय दलाल के नेतृत्व में और ACP रतन लाल जी के सुपरविजन में एक इंटर स्टेट जो व्हीकल थेफ्ट का एक गैंग है उसे बस्ट किया है और उसके साथ में 10 लग्जरी गाड़ी हमने बरामद की है। मुंबई की एक मकामी अदालत ने अदाकार कमाल खान को फायरिंग के मामले में 27 जनवरी तक पुलिस तहवील में भेजने का हुक्म दिया। पुलिस ने कमाल खान को अदालत में पेश किया था, जहां तफ्तीश के लिए मजीद हिरासत की दरख्वास्त की गई। अदालत ने केस की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस तहवील की इजाज़त दी। वाज़ेह कि मुंबई पुलिस ने अदाकार कमाल आर खान को लोखंडवाला सोसाइटी फायरिंग केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली।
मझर थाना के जंगलाती इलाके में सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों को नस्ब करदा 16 प्रेशर IED और भारी मकदार में धमाका खज मवाद का जखीरा बरामद किया। ये कार्रवाई बंदेपारा और नीलमगढ़ गोग के दरमियान जंगलाती इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान अंजाम दी गई। पुलिस के मुताबिक बियर की बोतलों में नस्ब तमाम IED को BDS टीम ने मौके पर ही महफूज तरीके से नाकारा बना दिया। आज अब हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद को मजहबी और फ़र्क़ा वाराना ज़ावियों से देखने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में तारीख़ के एक अहम बाब को दोबारा समझना ज़रूरी हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ादी की जंग को सिर्फ सियासी नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद की जंग समझा। नेताजी का विजन मुकम्मल तौर पर सेकुलर था, जहाँ हिंदू और मुसलमान बराबर के शरीक थे। देखिए खास रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तानी आज़ादी की जद्दोजहद के उन रहनुमाओं में शामिल थे जिन्होंने मजहब, ज़ात और फ़िरक़े से बालातर होकर कौम को देखा। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में बराबर के शरीक हैं और दोनों के बगैर आज़ादी का तसव्वुर मुमकिन नहीं। सुभाष चंद्र बोस फ़िरक़ावाराना सियासत के सख्त मुखालिफ थे। वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों को बरतानवी हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद तंजीमें समझते थे, जो हिंदुस्तानियों को आपस में बांटने का काम कर रही थीं। इसी सोच के तहत उन्होंने इन तंजीमों से वाबस्ता अफराद को इंडियन नेशनल कांग्रेस में ओहदे रखने से रोक दिया, ताकि आज़ादी की तहरीक पर फ़िरक़ावाराना असर न पड़े। नेताजी तक़सीम हिंद के भी सख्त मुखालिफ थे। वो पाकिस्तान के तसव्वुर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते थे और हिंदुस्तान को एक नाकाबिले तक़सीम इकाई समझते थे। उनका ख्याल था कि अक़लियतों का मसला दरअसल बरतानवी हुकूमत की मौजूदगी का नतीजा है और जैसे ही अंग्रेज़ इक़्तिदार ख़त्म होगा, ये मसला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अपनी मशहूर तसनीफ़ द इंडियन स्ट्रगल में सुभाष चंद्र बोस ने इस बात की वजाहत की कि तारीख़ में जिसे मुस्लिम राज कहा जाता है, वो दर हकीकत एक गलत ताबीर है। उनके मुताबिक बरतानवी दौर से पहले हिंदुस्तानी हुकूमतें हिंदू और मुसलमान मिलकर चलाते थे। वो बहादुर शाह जफ़र और टीपू सुल्तान जैसे रहनुमाओं को हिंदुस्तानी इत्तेहाद की अलामत के तौर पर पेश करते थे, न कि किसी एक मजहब के नुमाइंदे के तौर पर। नेताजी की कायम करदा आज़ाद हिंद फौज यानी INA उनके सेक्युलर नज़रिए की अमली तस्वीर थी। इस फौज में मुसलमान अफसरान ने निहायत अहम और आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दी। आबिद हसन सफरानी नेताजी के करीबी साथी थे, जिन्होंने 1943 में जर्मनी से जापान तक नेताजी के खतरनाक आबदोज़ी सफ़र में उनका साथ दिया। जनरल शाहनवाज खान आज़ाद हिंद फौज के मुमताज़ कमांडर थे और लाल किला में होने वाले तारीखी मुकदमे में शामिल 3 अफसरान में से एक थे। जनरल MZ ज्ञानी ने INA में डिविजनल कमांडर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। कर्नल हबीबुर रहमान वो अफसर थे जो अगस्त 1945 में नेताजी के आखिरी और जानलेवा ख़ुज़ाई सफ़र में उनके हमरा थे। सिर्फ फौजी क़यादत ही नहीं बल्कि माली ताउन में भी मुसलमानों ने कुलीदी किरदार अदा किया। रंगून के ताजिर अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी ने आज़ाद हिंद फौज के लिए तकरीबन 1 करोड़ रुपए की अपनी पूरी दौलत अतिया कर दी, जो उस दौर में एक गैर मामूली कुर्बानी थी। फ़िरक़ावाराना अलहदगी पसंदी के खिलाफ नेताजी ने नज़रियाती सतह पर भी महाज खोला। जर्मनी में क़याम के दौरान उन्होंने आज़ाद मुस्लिम रेडियो, जिसे वज़ीरिस्तान रेडियो भी कहा जाता था, कायम किया। इसका मकसद कौम नस्ल मुसलमानों तक रसाई हासिल करना और मुस्लिम लीग की बरतानवी हमायत याफ्ता प्रोपेगेंडा मुहिम का तोड़ करना था। नेताजी ज़ुबान को भी इत्तेहाद का ज़रिया समझते थे। वो हिंदुस्तानी ज़ुबान यानी हिंदी और उर्दू के इम्तिजाज को कौमी राब्ते की ज़ुबान बनाने के हामी थे और इसे रोमन रस्मुल ख़त में लिखने की वकालत करते थे। रूस की जानब से यूक्रेन पर किए गए ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में एक शख्स हलाक हो गया और 23 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब यूक्रेन, रूस और अमेरिका के मुज़ाकरातकार मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल-हुकूमत अबूधाबी में अमन मुज़ाकरात के दूसरे दिन के लिए मुलाकात करने वाले थे, जिनका मकसद रूस की तकरीबन 4 साल मुकम्मल जंग का खात्मा है। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में रूसी ड्रोन हमलों के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया, जबकि 4 अफराद
زخمی ہوئے۔ کیف سٹی ملٹری ایڈمنسٹریشن کے سربراہ نے بتایا کہ حملوں سے شہری علاقوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ میں اسقاط حمل کے خلاف جاری تحریک کے سالانہ اجتماع مارچ فار لائف سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر خود کو اس تحریک کا مضبوط حامی قرار دیا۔ That is why under the Trump administration we're strongly defending religious liberty. We're bringing back faith in America. We're bringing back God. We've stopped forced taxpayer funding of abortion at home and abroad. We're championing faith-based. امریکہ کی ریاست منیسوٹا میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج دیکھنے میں آیا۔ ریاست کے سب سے بڑے ہوائی اڈے منی ایپلس سینٹ پال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امیگریشن کارروائیوں کے خلاف مظاہرہ کرنے والے تقریباً 100 مذہبی رہنماؤں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ برطانوی وزیراعظم کیر سٹارمر نے افغانستان میں نیٹو افواج کے کردار سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل دیا۔ ٹرمپ کے اس دعوے پر کہ طالبان کے خلاف جنگ میں غیر امریکی نیٹو فوجی فرنٹ لائن سے دور رہے، برطانوی وزیراعظم نے اسے افسوسناک قرار دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے افغانستان میں نیٹو افواج کے کردار سے متعلق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر شدید تنقید کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑائی کے دوران غیر امریکی نیٹو فوجی فرنٹ لائن سے دور رہے اور اصل لڑائی امریکی افواج نے لڑی۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس بیان کو افسوسناک اور توہین آمیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کو اپنے ریمارکس پر معافی مانگنی چاہیے، خاص طور پر ان خاندانوں سے جنہوں نے افغانستان کی جنگ میں اپنے پیاروں کو کھویا۔ کیئر سٹارمر نے امریکی صدر کے اس بیان کی بھی مذمت کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کو نیٹو کی کبھی ضرورت نہیں تھی۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ ایسے بیانات نہ صرف حقائق کے منافی ہیں بلکہ اتحادی افواج کی قربانیوں کی بھی توہین ہے۔ اسکائی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کیئر سٹارمر نے کہا کہ وہ اپنی مسلح افواج کے 457 اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے افغانستان میں اپنی جانیں قربان کیں۔ ان کے مطابق ان فوجیوں کی ہمت، بہادری اور اپنے ملک کے لیے دی گئی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتیں۔ Let me start by paying tribute to the 457 of our armed services who lost their lives in Afghanistan. I will never forget their courage, their bravery, and the sacrifice that they made for their country. There are many also who were injured, some with life-changing injuries. And so I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured, and in fact, across the country. انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان میں برطانوی افواج کے کئی اہلکار زندگی بدل دینے والی چوٹوں کا شکار ہوئے۔ کیئر سٹارمر کے مطابق صدر ٹرمپ کا تبصرہ واضح طور پر قابل مذمت ہے اور انہیں ان الفاظ پر معافی مانگنی چاہیے۔ برطانوی وزیر اعظم نے اس موقع پر امریکہ اور برطانیہ کے قریبی تعلقات پر بھی زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاع، سلامتی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں مضبوط شراکت داری ہے اور ان تعلقات کو برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اس سے قبل ڈاؤننگ اسٹریٹ کی جانب سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا کہ امریکی صدر افغانستان میں نیٹو اور برطانوی افواج کے کردار کو کم کر کے پیش کر رہے ہیں، جو کہ حقائق کے برعکس ہے۔ وزیر اعظم کے سرکاری ترجمان نے کہا کہ برطانوی افواج نے افغانستان میں طویل عرصے تک امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مل کر خدمات انجام دیں۔ ترجمان کے مطابق برطانوی قوم کو اپنی مسلح افواج پر بے حد فخر ہے اور ان کی خدمات اور قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔ امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی میں نمایاں اضافہ کر رہا ہے۔ ایرانی حکام واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی نوعیت کے حملے کو ایران اپنے خلاف مکمل جنگ تصور کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات، امریکی بحری بیڑے کی پیش قدمی اور پینٹاگن کی اسٹریٹجک رپورٹس نے صورتحال کو مزید حساس بنا دیا۔ آپ دیکھیے رپورٹ، ہمیں دیجیے اجازت، آداب۔
ایران نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کے کسی بھی حملے کو، چاہے وہ محدود ہو یا وسیع پیمانے پر، براہ راست جنگ تصور کیا جائے گا اور اس کا جواب انتہائی سخت انداز میں دیا جائے گا۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرتے ہوئے ایک ایرانی عہدیدار نے کہا کہ اگرچہ ایران امید کرتا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت کا مقصد محاذ آرائی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود ایرانی افواج بدترین ممکنہ حالات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور پورا ملک ہائی الرٹ پر ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق اگر امریکہ نے ایران کی خود مختاری یا علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی تو ایران کے پاس بھرپور اور فیصلہ کن جواب دینے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ جس ملک کو مسلسل فوجی دھمکیوں کا سامنا ہو وہ اپنے دفاع کے لیے تمام وسائل استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی بحری بیڑا ایران کی سمت بڑھ رہا ہے، تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ اسے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ دوسری جانب امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کی اسٹریٹجک دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ایران حالیہ ناکامیوں کے باوجود اپنی عسکری طاقت کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ایرانی قیادت مذاکرات سے انکار کے ساتھ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش بھی کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ ایران کے اتحادی گروہ خطے میں نئے بحران پیدا کر سکتے ہیں، جس سے امریکی افواج اور علاقائی استحکام کو شدید خطرات لاحق ہوں گے۔ پینٹاگون کے مطابق اگرچہ ایرانی نظام پہلے کے مقابلے میں کمزور ہوا ہے، لیکن یہی کمزوری اسے مزید خطرناک بھی بنا سکتی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے محدود مگر فیصلہ کن امریکی حمایت کے ساتھ اپنے دفاع کی صلاحیت ثابت کی ہے۔ ادھر ترکیے کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے خبردار کیا ہے کہ ایسے اشارے موجود ہیں کہ اسرائیل ایران پر حملے کے مواقع تلاش کر رہا ہے اور ایسا کوئی بھی قدم پورے خطے کو شدید عدم استحکام کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ واشنگٹن میں امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان منین ہیوسٹن نے واضح کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی کا حتمی فیصلہ صرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کریں گے، جبکہ موجودہ امریکی پالیسی کا دعویٰ ہے کہ اس کا مرکز ایرانی عوام کی حمایت ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔